हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज की एक बेसिकली अपन क्लास डिस्कस करते हैं जिसमें कौन से सेक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मेरी नज़र में, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। देखिए, ये बहुत टफ होता है एग्ज़ाम के समय में ये बताना कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये टफ तब और ज़्यादा हो जाता है अगर ये पेपर 2-3 बार लिया होता तो उसके आधार पर तो अपन बता ही सकते थे कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार आरपीएससी पेपर ले रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 50 सेक्शन 60 सेक्शन ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा ठीक से देख के जाना है। अब संभावना ये है कि बताए उसमें से एक भी नहीं आए और हो सकता है कि आपको लगभग पेपर वहां से मिल जाए। इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते। देखिए, संभावनाएं हैं कि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन पीछे से इसको शुरू करते हैं, नगर पालिका अधिनियम को। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए या जो भी नोट्स आपके पास में है, कोई किताब अगर किसी सर की आपके पास में है या किसी सर के नोट्स हैं या मेरे नोट्स हैं, जो भी आपके पास है उस पर टिक मार्क करते चलिए। वहां से आपको डिस्कस कर लेना फिर बाद में सुबह उठ के अभी रात को, ताकि कुछ सेक्शन आपके याद हो जाए। पहला अपन अध्याय 14 से लेते हैं, जो सबसे अंतिम अध्याय है, अध्याय 14। इसका नाम कंट्रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 साल के बाद बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इस नियंत्रण में आपको पता है कि 309 से लेकर 327 तक की धाराएं हैं, ये तो आपको पता है, 309 से 327। अब 18-19 धाराएं इसमें से हैं। इसमें से आपको मेरे हिसाब से 4-5 धाराएं पढ़ के जानी है। पहली धारा आपको पढ़ के जानी है 313 की धारा। 313 यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आपातकाल आ गया, आपातकाल, तो पावर किसके पास में चला जाएगा? तो आपको याद रखना बस, डीएम, जिला कलेक्टर के पास में पावर आ गया। क्वेश्चन पूछेगा कि आपात की स्थिति में पावर किसके पास? डीएम के पास में। एक धारा आपको पढ़ के जानी है इसके आगे, 317 की। 317 है कि राज्य सरकार द्वारा जांच की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जांच, और जब राज्य सरकार जांच करेगी तो 1908 का और 1973 का एक्ट, 1908 में सिविल प्रक्रिया संहिता और 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता, उनका प्रयोग कर सकती है राज्य सरकार। एक धारा आपको याद करनी है 320। 320 में लिखा हुआ है कि साहब, जब तक नई नगर पालिका का गठन नहीं होता है तब तक पावर किसके पास में होता है? तो आप कहेंगे कि सर, जब तक पावर होगा वो या तो किसी व्यक्ति के पास में, मतलब ऑफिसर के पास में, या समिति के पास में, और इनको सारे अधिकार होंगे छोड़कर एक तो ये रूल नहीं बना सकते, रूल फॉर्म नहीं कर सकते ये, और एक ये टैक्स नहीं लगा सकते। 320 के बाद में 322 की धारा आपको अच्छे से देख के जानी है। 322 की धारा, यहाँ पे लिखा होगा कि क्षमता नहीं है, कैपेसिटी अगर नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को भंग कर दिया जाएगा। या 2/3 सीट अगर या तो अवैध घोषित हो गया या फिर सीट खाली है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ये की बात 33 में भी है, तो 322 और 33 की धारा सिमिलर है। फिर केवल दो धाराएं आपको पढ़ के जानी है, 323 और 324। 323 और 324 साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ। 323 में क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से ज्यादा है। यहाँ पे विवाद लिखा हुआ है 323 और 324 में। अगर एक जिले की दो नगर पालिका के बीच में विवाद हो जाए तो जिला कलेक्टर उसका निपटान करेंगे। डीएम लिख रहा हूं शॉर्ट में। अगर एक जिले की दो जिलों की नगर पालिकाओं के बीच में विवाद हो जाए, दो जिलों की नगर पालिकाओं के बीच में विवाद, तो निपटान डीसी, डीसी का मतलब होता है डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त करेंगे। ये बात तो 323 में लिखी हुई है, इंपोर्टेंट लगा लेना इसके, कि अगर एक जिले की दो नगर पालिकाओं के बीच में विवाद होता है तो विवाद का निपटान डीएम के द्वारा किया जाएगा। और अगर दो जिलों की नगर पालिकाओं के बीच में विवाद होता है तो डिविजनल कमिश्नर इसका निपटान करेंगे। 24 में लिखा हुआ कि अगर नगर पालिका का विवाद किसी अन्य अभिकरण के साथ में हो जाता है, वो विकास प्राधिकरण हो सकता है, यूआईटी हो सकता है, या फिर और कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई निगम हो सकता है, तो फिर विवाद का निपटान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। याद रहेगा आपके, राज्य सरकार। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है
323 324 मेरे हिसाब से अध्याय नंबर 14 में आपको ये धारा पढ़ के जानी है। एक 313 की धारा, एक 317 की धारा, एक अभी अपन ने डिस्कस कर ली 322 की धारा, 320 भी देख सकते हैं, 322 की धारा, 323 और 324। मैं एक बार आपको और बात कहता हूँ, ये बड़ा टफ काम होता है, इस प्रकार से बता देना कि ये आपको देख के जाना है। आपने सारी देख ही रखी है, और नहीं भी देख रखी तो अब कोई खास इलाज भी नहीं कि आप उनको देख लेंगे सारा याद कर लेंगे, इनको थोड़ा सा आप ठीक से देख के चले जाएंगे। ये हो गया अध्याय नंबर 14। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 13 की, अध्याय नंबर 13 की। अध्याय 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अभियोजनवाद किस प्रकार से किया जाएगा। 13 में अभियोजनवाद, यहाँ पे 298 से लेके 398 से 298 से लेके और 308 तक की धाराएं अपन को यहाँ पे डिस्कस करनी है। याद रहेगा, धारा 298 से 308 तक डिस्कस अपन को करनी है, पर इसमें आपको केवल 2 धाराएं पढ़ के जानी है। अब पढ़ के तो सारी जानी है, हेडिंग किसी के भी पूछ सकता है, पर हेडिंग तो आपके याद ही होगी लगभग। एक आपको धारा देख के जानी है, बेसिकली 298 की धारा, जहां पे लिखा हुआ है कि नगर पालिका अगर वाद लाएगी तो 6 मंथ में वाद लाया जाएगा, 6 मंथ में। और एक धारा आपको 304 देख के जानी है कि अगर नगर पालिका के जो एम्प्लॉई है, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ अगर वाद लाना है तो फिर 2 माह पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 2 मिनट लगेंगे। इसकी जो हेडिंग्स है 298 से लेकर 308 तक की, टाइटल जो टाइटल है, फटाफट कैसे भी याद कर लो, इनके टाइटल आपको याद कर लेने हैं, केवल टाइटल। इन 2 धाराओं को थोड़ा सा ठीक से आप अलग से देख के चले जाना। ठीक, अब बात करते हैं जो बड़ा अध्याय है जिसको लेकर थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है, वो अध्याय अपन डिस्कस करेंगे, अध्याय नंबर 12 का 12 का अध्याय। 12 का अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कौन से परीक्षा के लिए काम किया जो अपन को देख के जाने हैं। यस, अध्याय नंबर 12 अब कौन सा डिस्कस करके जाना उसके बारे में बात कर लेते हैं। अध्याय 12, मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है शायद आपको ये बताने में, आप उस पर टिक मार्क कर लीजिए और फटाफट इसको देख लीजिए। एक धारा आपको 208 देख के जानी है, 208, इसमें शौचालय के बारे में प्रावधान है। और जरूर याद रखना आपको, कितने लोग यहाँ पे 20 आ रहा है, वैसे भी 20, तो इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 20 से ज्यादा कर्मचारी जहाँ पे काम कर रहे हैं, ये 20 आ रहा है इधर, तो फिर वहां पे शौचालय आदि की व्यवस्था संबंधित प्रावधान है। और एक धारा आपको 209 पढ़ के जानी है। 209 जो है वो महिला टॉयलेट्स के प्रावधान भी करते हैं, महिला टॉयलेट्स के प्रावधान, विमेन टॉयलेट्स के प्रावधान, पहली बात तो। दूसरा ये भी शौचालय मूत्रालय आदि संबंधित है कि अगर कोई स्कूल है, कोई कारखाना है, कोई होटल है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पे ड्यूटी सीएमओ की है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की ड्यूटी है, वो टॉयलेट्स वगैरह इनको ठीक दशा में रखवाने का प्रयास करेंगे। 208 209 के बाद में एक धारा आपको पढ़ के जानी है, 226 की धारा, 226 सीधा। मैं एक बार और कहता हूं, क्या बीच वाली नहीं पढ़नी? क्या आपके याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों पढ़नी है? फिर तो ये कोई क्लास भी आपके खास काम की नहीं है। आपके नहीं याद है, दिक्कत हो रही है, तो फिर इनको थोड़ा ठीक से देख के तो जाना है, क्योंकि एग्जाम तो परसों है, तो फिर ऐसा थोड़ी कि अब आप पूरा पढ़ लेंगे 2 दिन में। तो इसलिए ये केवल इंपॉर्टेंट क्लास है, और हो सकता है इनमें से एक भी नहीं पूछा जाए, और गारंटी थोड़ी दी जा सकती है। गारंटी दी जाए तो फिर मैं यही बोल दूंगा ना कि ये फिर तो पेपर ही आउट हो गया, ये मैंने सारा सारा बता दिया तब। तो अपन तो केवल डिस्कस कर रहे हैं कि संभावित पर्सन कौन से हो सकते हैं, बस। एक 226 की धारा आपको देख के जानी है, एक 227 की धारा आपको देख के जानी है। यहाँ पे आपको एक्ट याद रखना जो मैंने पढ़ाया है कि किस प्रकार से ठोस अपशिष्ट का अगर प्रबंधन करेंगे तो कौन सा अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको 1986 वाला 226 और 227 में पर्यावरण संरक्षण का एक्ट है जो आपको देख के जाना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको पढ़ के जाना है। 226-27 के बाद में आपको धारा 234 और 235 दो और देख के जानी है।
234 और 235। 234 की बेसिकली धारा है वो जीव चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में बताती है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट। जीव चिकित्सा अपशिष्ट। और 235 बताती है परिसंकटमय अपशिष्ट। परिसंकटमय अपशिष्ट। ठीक, अब इनको आप टिक मार्क कर रहे हैं अपनी बुक में, कहीं भी इनको देख रहे हैं, क्योंकि इनकी डिटेल अब डिस्कस करने का समय अभी इतना है नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसके बाद में आप देख के जाएंगे 238 टू वर्षा जल से संबंधित जो प्रावधान है, वर्षा जल संरक्षण, और कितने से ज्यादा 300 वर्ग मीटर, ये आप थोड़ा सा देख के जाएंगे। 300 वर्ग मीटर से ज्यादा का अगर कोई भी लैंड वगैरह है तो वहां पे आप वर्षा जल से संबंधित प्रावधान करेंगे। एक धारा आपको देख के जानी है 245 245 245 सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। ठीक है, इसके अलावा आपको एक धारा देख के जानी है 255 256 257, ये तीनों धाराएं एक साथ लिखी हुई है जो अग्निशमन के बारे में बात करती है। 255 256 और 257, ये तीनों आपको जरूर देख के जानी है। इसके अलावा आपको धारा देख के जानी है 258 जो प्लास्टिक की थैलियों के बारे में बात करती है। 258 की धारा, 258 प्लास्टिक थैलियां। ठीक है, इसमें केवल इतना ही ध्यान रख के जाना कि साहब प्लास्टिक की थैलियों से संबंधित अगर प्रावधान आए तो फिर 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना और 3 माह तक की जेल का प्रावधान, ऐसे आपको देख के चले जाना है। 281 की धारा आपको देख के जानी है 281 की, जो बीमारी से संबंधित प्रावधान करती है। मैंने पढ़ाया कतिपय बीमारी संबंधित शास्तियां। एक 297 थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ठीक से देख के जाएंगे। धारा 297 को, 297 की धारा, 297 में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से नगर पालिका संघ बनेगा। संघ के बारे में बात है, संघ के बारे में। संघ, एनपी संघ। एनपी संघ कब बनाया जाएगा, जब कम से कम आधी नगर पालिकाएं प्रदेश की लिख के देंगी, राज्य सरकार द्वारा संघ बनाया जाएगा। नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार ही बनाएंगी। ये हो गए साहब आपके, धारा देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 13 14 धारा यहाँ पे देख के जानी है आपको 200 से लेकर 297 तक वाले अध्याय में। अब अपन, ये हो गए आपके बड़े वाले अध्याय। ठीक है, एक बार और वापस से बता देता हूं, बताना क्या, क्लास बैक करके आप देख लीजिए क्योंकि इतना समय भी आपके पास भी नहीं होगा। अब शुरुआत से शुरू कर देते हैं। ये तो बड़े वाले हो गए जिनके बारे में आपको ज्यादा भ्रांति थी, दिक्कत थी। अब शुरुआत से शुरू कर देते हैं कि कौन कौन सी धाराएं परीक्षा के लिए अपन को पढ़ के जानी है। तो धारा 1 तो बेसिकली आपको आ रही है, वो डेट याद कर लेना कि किस डेट को ये एक्ट लागू हो गया। 2 में कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, इसलिए मेरे हिसाब से संभावना कम है परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे जाने की। फिर भी अब एग्जामिनर है, पहली बार एग्जाम लग रही है, हो सकता है सिलेबस में एक दो का अध्याय नहीं देके सीधा दूसरे अध्याय से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, पर हाँ संभावना है कि शायद परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको एक धारा पढ़ के जानी, धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 खूब बताइए आपको नगरपालिका का किस प्रकार से गठन किया जाएगा, कैसे नगरपालिकाओं का परिसीमन किया जाएगा, सीमांकन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, फंड का क्या प्रावधान है, राज्य सरकार खास नगरपालिकाओं का क्या करती है, परिसीमन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में आपको धारा पढ़ के जानी है, धारा नंबर 5। धारा 5, धारा 5 में 3 प्रकार लिखे हुए हैं। औद्योगिक नगरी के बारे में लिखा हुआ, विकास प्राधिकरण के बारे में लिखा हुआ है। धारा 6 नगर पालिका की संरचना के बारे में बात बताई गई कि
नगर पालिका का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, न्यूनतम वार्डों की संख्या 13-20 में से कोई एक दे। दोनों ऑप्शन तो शायद ही नहीं मिलेंगे, दोनों मिल जाए तो आप 20 करके आ जाएंगे, जो नया अमेंडमेंट है 2023 का, इसके अकॉर्डिंग। साथ में एमएलए एमपी के लिए क्या प्रावधान है, ये मैंने सारा का सारा आपको बता रखा है। फिर आपको पढ़ के जानी धारा नंबर 7 पदावधि को लेकर। पदावधि में कितनी पदावधि होगी, चुनाव वगैरह कब होंगे। फिर आपको धारा पढ़ के जानी है 10 वार्ड अवधारण। धारा 10 वार्डों का उदाहरण कैसे होगा, उत्तर पश्चिम सीमा कौन से होगा, वार्ड अवधारण। क्योंकि पढ़ाने को ये मैराथन क्लास 3 घंटे की लेके इनमें टाइम इतना वेस्ट हो जाता है, पर आप फटाफट टिक मार्क करके इनको फास्ट में रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में धारा नंबर 14 आपको पढ़ के जानी है, धारा 14। धारा 14 में साफ साफ बताया गया है कि किस प्रकार से निरताएं निर्वाचन सूची में नाम जुड़वाने को लेकर, ये मैंने आपको बता रखा है। धारा 15 आपको पढ़ के जानी है। धारा 15 में आपको बताया कि मिथ्या घोषणा हो जाएगी, सीधा 1 साल के लिए अंदर जाएगा, 2000 से लेके 5000 जुर्माना लग जाएगा, ये बता रखा है। धारा 22 आपको फिर पढ़ के जानी है, धारा 22। धारा 23 थोड़ी सी 50 तक की धाराओं में मैं कुछ धाराएं आपको थोड़ी सी एडिशनल बताऊंगा, क्योंकि 50 तक की धाराओं में क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। 23 के बाद में आप धारा पढ़ के जाएंगे 24 के बाद में आप सीधा धारा पढ़ के जाएंगे 29 29 की धारा। तो 23-22 में कि 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता, वरना लास्ट समय जो 3 बजे तक का होगा, फिर उसका सारे अवैध मान लिए जाएंगे, सारा शून्य मान लिया जाएगा। 23 में बताया गया कि यान ध्वनि विस्तारक, तो यहाँ पे 5000 और 6 साल हो जाएगा। 24 में आपको बताया कि साहब कुछ निरंतरताओं के बारे में बात की गई सदस्यों के लिए, और 29 में आपको बताया कि भ्रष्ट आचरण कैसे होता है। ठीक, फिर आपको धारा पढ़ के जानी 38। अब बीच वाले आपको आएगा कि यार 31 में बताया गया कि साहब न्यायालय 1 साल में आपके गले में डंडा लगा देगा। फिर 32 के बारे में बात की हुई है कि जिला न्यायालय से खुश नहीं है तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं। 33 में है कि साहब धारा जो 322 की धारा है, वही धारा यहाँ पे 33 की धारा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। 38 की धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 की धारा अड़ना नहीं है, त्याग पत्र दे देना है। तो ये त्याग पत्र के बारे में बात करती है। त्याग पत्र में जो समय है वो समय 15 दिन का रहेगा सदस्य के लिए। उसके बाद में 39 की धारा में सदस्यों का हटाया जाना, ये देख के जानिए आपको। 39 में सदस्य का हटाया जाना, सदस्य हटाया जाना, क्योंकि डिटेल तो इनकी अपन ने कितना डिटेल से विस्तार से कर ही लिया इसको, इसलिए अब वो डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि धारा नंबर 43 देख के जानिए, 43। अब 42 में भी एक साथ 2 स्थानों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। इसके बाद में आपको धारा देख के जानी है। 43 के बाद में धारा नंबर आप देख सकते हैं 44 की धारा आप देख के जा सकते हैं, 44 की 44 की धारा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट धारा है 45। फोर्टी 5 की धारा आपको जरूर देख के जानी है। 45, 46, 47, 48, 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको आप नहीं देखें, थोड़ा थोड़ा इनकी हेडिंग देख के चले जाएंगे। पर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है और 49 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप रिवाइज कर लीजिए, इतना समय पर्याप्त है। कल का पूरा टाइम पड़ा, अभी का समय पड़ा, कल सुबह का टाइम पड़ा है, परसों सुबह भी थोड़ा बहुत देर 15-20 मिनट आधा घंटा आप आराम से देख सकते हैं, इतना देख लीजिए। इसके बाद जो धारा अपन डिस्कस कर लेंगे वो कर लेंगे 51, 51। 51 के बाद आपको 53 की धारा, 54 की धारा, 55 की धारा, 56 की धारा।
51, 53, 54, 55, 56, ये धारा आपको ठीक से देख के जानी है। इसके बाद आपको धारा देख के जानी है 69 की। अब 51 बैठकों के बारे में, उपबंध के बारे में बात की गई है, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात की गई है, यहाँ पे 5-4 वार्ड समितियों के बारे में बात की गई, यहाँ पे समितियों के बारे में बात की गई है। समिति से बाहर के मेंबर कब लाए जा सकते हैं? जब कुल सदस्यों का अगर मेंबर बोल दिया जाए तो 1/2 सदस्य प्रस्ताव लिया है, तो फिर बाहर के व्यक्ति भी आ सकते हैं, पर 1/3 से ज्यादा नहीं आ सकते। फिर याद करनी है धारा 69 की। 69 तो याद करें तो करें, 69 क जरूर पढ़ के जानी है। 69 क की धारा, 70 की धारा आपको पढ़ के जाने की, भूमि का अनिवार्य अर्जन जो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें आपको 1894 का एक एक्ट बताया गया है, वो अच्छे से देख के जाना है। इसके बाद धारा नंबर 71 और धारा 73। साथ में आप थोड़ा सा ये जरूर देख सकते हैं कि 74 में आपको बताया गया कि साहब रिकॉर्ड जो कीपिंग की जाएगी वो 1 वर्ष में की जाएगी। देखो जो मोस्ट बता रहा हूं उसको तो आपको डिटेल से पढ़ना, जिनका मैं बोल के बता देता हूँ वो इतना याद रख लो। 74 में एक साहब आप ये जो सीएमओ है वो 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मेंटेन और तैयार कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है साहब धारा नंबर 87, 87 की धारा। 87 की धारा बेसिकली आपको बताती है कि बजट प्राकलन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। इसके बाद में धारा नंबर 88 और एक 89, बस। इसके बाद सीधा नेक्स्ट अध्याय पे आते हैं अपन, 101 वाले अध्याय पे, जहां पे अपन को देख के जाना है कि साहब 102 की धारा आपको पढ़ के जानी है, नगर पालिका की बाध्यकारी कर। इन करों की डिटेल आपको थोड़ा सा देख के जाना है। तो धारा नंबर 102 बाध्यकारी कर के बारे में बात है। नगर पालिका की बाध्यकारी कर कौन कौन से हैं? सड़क पर है, मार्ग पर है, घाटों पर जो टैक्स है जिनको 2009 में लगा, 11 में हटा दिया। प्रदूषण पर कर है, अन्य टैक्स है वो लगाए जा सकते हैं। इसके बाद में आप धारा नंबर देख सकते हैं 103, 103। इसमें अन्य टैक्स के बारे में बात है, तो अन्य टैक्स थोड़े से आप पढ़ के जाएंगे। मोटरयान पर टैक्स है, नौकायन पर टैक्स है, तीर्थ यात्रियों पर टैक्स है, फिर पर्यटन पर टैक्स लगाया गया है, विज्ञापन पर टैक्स है, स्टाम्प शुल्क है, पार्किंग पर है, गैर आवासीय भूमि पर है। ये सारे टैक्स आपको देख के जाने। फिर आपको पढ़ के जाना 106, 106 में विकास प्रभार है, और यहाँ पे भवन बताया गया 14 मीटर। ये जरूर ध्यान रखना है, 14 मीटर, बस इसमें इतना ही देख के जाना है। 14 मीटर, 14 मीटर से अगर अधिक की ऊंचाई कोई भवन है तो विकास प्रभार लिया जा सकता है। इसके बाद धारा नंबर 107, ये करारोपण से छूट के बारे में बात करती है। अब करारोपण से छूट किसको मिलेगी तो याद नहीं करना है। 108 में कर अधिरोपण से पूर्व प्रक्रिया, यस 108, 108 थोड़ा सा आपको देख के जाना है। फिर 109 की थोड़ी सी धारा आपको देख के जानी। 109, 109 में बताया गया कर का अधिरोपण कब कब होगा? 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को। ये जो जिस प्रकार टैक्स लगाए जाएंगे तो फिर ये इनकी वसूली होगी वो ऑब्वियस ही बात है कि मासिक के आधार पर कर ली जाएगी, त्रैमासिक के आधार पर, और अगर 1 अप्रैल को टैक्स लगता है तो वार्षिक हो जाएगी। फिर धारा नंबर 121 आपको पढ़ के जानी है, कराधान की अपील, कराधान अपील। कराधान अपील आपको पता है कि 2 लोगों को बताइए कि नगर निगम के मामले में आयुक्त को की जाएगी, नगर निगम में आयुक्त को, और नगर पालिका और परिषद के मामले में आपको पता है क्षेत्रीय उपनिदेशक को की जाएगी। 122 की धारा में आपको बताया हुआ है, 122 में दावा कर कृत कर का पूर्व निक्षेप। इसमें बताया गया साहब आप अगर कोई भी दावा करते हैं तो 30 दिन के भीतर आप 25% की राशि, ये जरूर ध्यान रखना, 30 दिन और 25% की राशि आप जमा करा के जा सकते हैं।
फिर धारा 130 मांग का नोटिस, धारा 130 मांग नोटिस, ये मांग के नोटिस की बात है। डिमांड नोटिस है साहब, तो जो डिमांड नोटिस आएगा वो बिल प्रस्तुत करने के अंतिम समय के 15 दिन बाद में चौथी अनुसूची। तो कब 15 दिन बाद बिल प्रस्तुत करने के, और कौन सी शेड्यूल है, 4th अनुसूची में। एक आप थोड़ा सा देख के जाए तो धारा 117 थोड़ा सा देख देख के चले जाइए, अलग से थोड़ा सा जो सूचना है वो दी जाएगी दूसरी तीसरी शेड्यूल में। एक देखिए अनुसूचियों संबंधी धारा 108 हो गई, 117 हो गई, फिर इसके बाद ये आपकी धारा 130 हो गई। ये थोड़ा सा देख के जाएं तो जा सकते हैं, कोई खास नहीं है। इसके बाद धारा नंबर 131 132 भी देख के जाएंगे। एक 131 और 132 जो धाराएं मैं बोल रहा हूं देख के जाएंगे, देख के जा सकते हैं थोड़ा बहुत, और जिनमें अपने डिस्कस कर लिया और फिर देख के नहीं जानी है क्योंकि वो तो आपके याद हो गया। 132 में किस प्रकार से साहब वारंट का निष्पादन किया जाएगा, तो वारंट निष्पादन जब भी करेंगे तो सूर्योदय सूर्यास्त के मध्य किया जाएगा, जहां पे महिलाएं रहती हैं, महिलाएं वहां पे बताइए कितने घंटे पहले का, 3 घंटे पहले का नोटिस देके और फिर ही आप प्रवेश कर सकते हैं। अंतिम अध्याय पे आ गए। 159 की धारा आपको देख के जानी है, 159 की। इसमें आपको 3 प्रकार की योजना बताई थी, एक मास्टर विकास योजना के बारे में बताया, एक निष्पादन योजना के बारे में और वार्षिक योजना के बारे में। तो मास्टर, निष्पादन और वार्षिक, ये 20 के लिए हो जाएगी, 5 के लिए, 1 साल के लिए। जब भी योजनाओं की बात आए, नगर निकास की बात आए, नगर की बात आए, तब सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे, ये आपको पता है कि कार्यपालक समिति सारे के सारे काम करेगी। ये 159 की धारा हो गई। अब बात करते हैं धारा 160 की। धारा 160 में क्या लिखा है साहब, जब भी आप इस प्रकार की स्कीम बनाएंगे, योजना तैयार करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, तो प्रक्रिया, और यहाँ पे एक समिति मैंने आपको बताई थी, कमेटी बताई थी, समिति। अब जो कमेटी बनेगी, जो समिति बनेगी, इसमें नगर पालिका के सभी सदस्य आ जाएंगे, व्यापार मंडल का अध्यक्ष आ जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 6 लोग आ जाएंगे, कोई भी जैसे एनजीओ है उसके 6 लोग आ जाएंगे, और उस क्षेत्र के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो 6 आ जाएंगे। फिर योजना का परिवर्तन, योजना का परिवर्तन कब से हो जाएगा, 161 की धारा आपको देखनी है, योजना का परिवर्तन, योजना परिवर्तन। तो योजना का परिवर्तन कब से होगा, तो आपको याद रखना है कि योजना का परिवर्तन है वो या तो परिवर्तन की दिनांक वहां पे दे दे या कोई अलग से डेट मेंशन कर दे। फिर आपको देख के जानिए 165 योजना का पुनरीक्षण, पुनरीक्षण, तो पुनरीक्षण 10 वर्ष, ये ध्यान रखना, 5 का ज्यादा 10 होता है, 5 दूनी 10, 10 वर्ष के भीतर योजना का पुनरीक्षण हो जाएगा। फिर आपको याद रखना है धारा 178, 178, 178, 178 की धारा में आपको याद रखना है कि जो भी योजना स्कीम बनेगी वो व्यक्तिगत या लैप्स कब हो जाएगी, तो व्यक्तिगत या लैप्स होना, ये योजना जब भी कोई स्कीम बनेगी, कोई योजना बनेगी, तो कब लैप्स हो जाएगी, 2 वर्ष के भीतर अगर लागू नहीं होती है तो व्यक्तिगत हो जाएगी। तो 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर अगर लागू नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत हो जाएगी या फिर लैप्स हो जाएगी। इसके बाद आपको धारा याद रखनी है 187, 187, 187 में उत्सव के दौरान मार्गों पर
अस्थायी निर्माण, जब भी कोई उत्सव वगैरह होंगे तो उस टाइम मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण की बात है। इससे एडवाइस ली जाएगी यातायात प्रभारी से, यातायात प्रभारी से कंसल्ट किया जाएगा। फुटपाथ का अनिवार्य उपबंध धारा 190 थोड़ी सी देख के जानी है आपको, धारा 90 190 फुटपाथ के लिए उपबंध कितना होना चाहिए, ये आपको याद रखना है कि साहब 1.5 मीटर। और इसके लिए तय कौन करेगा, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, ये अनिवार्य उपबंध कर देंगे फुटपाथ को लेकर। फिर एक चीज और बताता हूं, 191 192 193 ये भवन की सतह को लेकर है, ये कोने के भवन, कॉर्नर के भवन की बात करता है, और ये बहिर्गत भवनों को पीछे करना इनकी बात करता है। इनका केवल हेडिंग जो मैंने बता दिया इतना याद रख के इसको बाकी भूल जाओ। बहिर्गत भवनों को पीछे करना, ये भवन की सतह, इस प्रकार से सतह हो गई, 3 में सतह हो गई। और अंतिम धारा आपको पढ़ के जानी है धारा 194, इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ के जाना है, ठीक है, हो गया। बहुत बड़ा संकट भी है, जिम्मेदारी भी है, ये इतना ऐसे बता देना कि इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ये मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ पूरा आपने पढ़ ही रखा है, मैंने पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, सारा का सारा एप्लीकेशन ऐप पे भी पढ़ने पढ़ा है, और एक से लेके सारी धाराएं अपने डिटेल से करी भी हैं, टेस्ट भी आपने दिए हैं। अब आपको लगता है कि लास्ट टाइम में याद हो गया या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, इनको थोड़ा ठीक से आपको देख के चले जाना है। दूसरा कि ठीक है भर्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पूरे साल तो क्या लगभग 8-9 महीने हो गए आपने बढ़िया प्रिपरेशन करी है, पर कई बार जीवन में इससे बढ़िया भी लिखा होता है। ईओ ही लगता है नगर पालिका में, अगर आप आरएस बनते हैं, आप एसडीएम बनते हैं, आरएस ही होता है, और अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आईएएस तो आईएएस ही होते हैं। इसलिए ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं कि आप इससे कुछ अच्छा लिखा हो, आप इसको रोते हैं और भगवान चाह रहा है कि मैं आपको इससे कुछ बड़ा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादा संकट में आने की जरूरत नहीं है। जो जितने आप रोड पे अगर आप कहीं भी 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, और जितनी सारी गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ी जो आती हैं स्टैंडर्ड वाली गाड़ियाँ, उनको रुकवाइए, किसी ड्राइवर को या उस पर बैठे आदमी को पूछे कि आप सर क्या करते हैं, वो नहीं कहेगा मैं ईओ लगा हुआ हूँ या मैं लेक्चरर लगा हुआ हूँ, वो कहता है सर मेरा तो खुद का बिजनेस है, या मैं कुछ एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा स्टार्टअप है, मैं ये करता हूँ। कोई नहीं कहेगा कि सर मैं डॉक्टर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मैं ईओ हूँ। इसलिए ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत होती नहीं है जीवन में। कोई भी आप एयरपोर्ट पे खड़े हो जाइए, जहाँ से जो बाहर निकलते हैं अच्छे बिजनेस क्लास से जो लोग, उनको पूछ लीजिए सर आप क्या करते हैं, ईओ लगे हुए हैं क्या या आरएस लगे हुए हैं, वो मना कर देंगे आपको, नहीं हमारा तो खुद का बिजनेस है। तो एंटरप्रेन्योर भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको तैयारी के समय में पर तनाव नहीं लेना, फ्री होके जाना। बहुत कुछ अच्छा भी लिखा होता है जीवन में, एक पॉइंट पे कभी जीवन समाप्त नहीं होता है, क्या पता इससे कितना बढ़िया लिखा होता है। ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत है नहीं, जितना किया उतना बेस्ट है। और सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती रहती है, पर वो बात बाद में समझ में आती है, पहले कभी कुछ नहीं हुआ तो वो बात अब समझ में नहीं है कि अरे यार अभी दुख होगा, फिर थोड़े दिन बाद में लगता है ठीक ही तो हुआ, क्या क्या बड़ी बात है ऐसा। ठीक है, तो आपको ये कर लेते हैं। अब अगर आपकी डिमांड रही पॉलिटी की तो कुछ उस पर बात की जा सकती है, थोड़ा सा बता देंगे पेपर को कैसे सोल्व करना, अगर ये डिमांड रही तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, पर अभी समय नहीं होता है इसलिए इसको लाइव भी नहीं किया मैंने, डरते से क्लास बनाई है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।